तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव में दोस्तों। तो समसामयिकी का ये सेकंड पार्ट है दोस्तों, और टोटल 6 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा अपना जो जनवरी पूरे का जो समसामयिकी यानी कि जो करंट अफेयर है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इससे पहले एक पार्ट हम कर चुके हैं, वो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देने वाला हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों जनवरी से लगा के हम लोग दिसंबर तक जाने वाले हैं। अभी चल रहा है अपना जून का महीना, और मई तक तो करंट अफेयर बिल्कुल हम क्लियर कर ही देने वाले हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का करंट अफेयर करेंगे, ताकि जो भी विद्यार्थी अपने इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं उनको करंट अफेयर के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, पूरा होल करंट अफेयर हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो रुक करते हैं दोस्तों सेकंड भाग के पहले प्रश्न का। पहला प्रश्न दोस्तों ये है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने चांदीपुर में 2 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस राज्य में है? तो ये जो चांदीपुर है दोस्तों ये कहाँ पे है? राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों चांदीपुर जो है वो उड़ीसा में है। राजस्थान की अगर रेंज की मैं बात करूं तो राजस्थान में पोखरण और बीकानेर की जो महाजन रेंज है वो काफ़ी बड़ी है। भारत और रूस के संयुक्त प्रयासों से निर्मित इस 2.5 टन वजनी मिसाइल की जो मारक क्षमता है दोस्तों वो 300 किलोमीटर है। ध्वनि से भी 3 गुना गति से लक्ष्य पर यह हमला कर सकती है। और इस मिसाइल का जो है नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर ब्रह्मोस रखा गया। तो ब्रह्मपुत्र का ब्रह्म और जो है ये मस्कवा का ओस, तो ये ब्रह्मोस नाम ऐसे रखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि दोस्तों हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो दोस्तों 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने वाली जो ये मिसाइल है वो है कौन सी दोस्तों? पिनाक मार्क 1, पिनाक मार्क 2, चिनूक या फिर रफाल। तो दोस्तों ये जो पिनाक मार्क 2 इसका नाम है। पिनाक मार्क 1 भी एक मिसाइल है। चिनूक जो है वो लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो छोटी मोटी मिसाइलें छोड़ सकता है। और रफाल तो लड़ाकू हवाई जहाज, आपको पता ही है दोस्तों। इसकी मारक क्षमता जो है वो 75 किलोमीटर तक की रहेगी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि वाडा WADA द्वारा हाल ही में जारी की गई सालाना रिपोर्ट में सबसे अधिक किस देश के खिलाड़ी दोषी पाए गए? तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें जिस देश के सबसे ज़्यादा दोषी पाए गए हैं भारत, इटली, जर्मनी, फ्रांस। तो दोस्तों जो देश है वो इटली के सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। सबसे अधिक 171 खिलाड़ी इटली के, फ्रांस के 128 और अमेरिका के 130 103 खिलाड़ी दोषी पाए गए। कुल दोषी खिलाड़ियों में सबसे अधिक बॉडी बिल्डिंग के थे, कि उसमें लोग ऐसी चीज़ें जरूर खाते हैं जिससे एक अलग ही प्रभाव जो है बॉडी पर पड़े। वाडा की स्थापना 10 नवंबर 1999 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में की गई थी। अब ये दोस्तों क्या करती? एंटी डोपिंग एजेंसी है। मतलब ये है कि जो है कोई खिलाड़ी या कोई भी ऐसा एक किसी प्रतिस्पर्धात्मक खेल से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, जो चाहे स्त्री हो पुरुष हो, कुछ ऐसी चीज़ें खाना, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स खाना जिसकी वजह से उसकी बॉडी एक अलग ही शेप में आ जाए या एक अलग ही तरीके से काम करे। यानी कि एक तरीके सीधे शब्दों में कहे तो नशे वाली कुछ ऐसी चीज़ें जिससे वो बहुत बेहतर अपने कार्य में जो है कर सके कुछ अलग ही तरीके से, तो उसको दोस्तों डोपिंग बोलते हैं। ये एंटी डोपिंग है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ें वो नहीं खा सकते जिससे वो अलग परफॉर्मेंस दे सकें। तो सीधी सीधी ये नशे की बात है दोस्तों, सीधे शब्दों में कहें तो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि कतर इंटरनेशनल कप में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय महिला भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर कौन है? राखी हल्दर, कर्णम मल्लेश्वरी, मीराबाई चानू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कतर इंटरनेशनल कप में जो कांस्य पदक जीता है वो महिला भारोत्तोलक है राखी हल्दर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि दोस्तों दमन, दीव और दादरा नगर हवेली को संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश बनाने संबंधित जो विधेयक है वो संसद द्वारा कब पारित किया गया? 13 दिसंबर 2019, 23 नवंबर 2019, 30 अक्टूबर 2019 या फिर 3 दिसंबर 2019। तो दमन, दीव और दादरा नगर हवेली को मिला के एक केंद्र शासित बनाने संबंधी जो विधेयक है वो 3 दिसंबर 2019 को पास हुआ। राज्यसभा से पूर्व विधेयक को लोकसभा द्वारा 27 नवंबर 2019 को पारित किया गया, यानी कि राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। दादरा नगर हवेली एक जिला है और दमन दीव 2 जिले हैं। इनके बीच की दूरी जो है वो केवल 35 किलोमीटर है। दोनों के संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहाँ लोकसभा की 2 सीटें होंगी और बॉम्बे हाईकोर्ट पहले की तरह इन दोनों के कानूनी मामलों की देखरेख करेगा। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के संयुक्त होने के पश्चात भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो जाएगी और भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों देखो कैसे, बहुत पहले तक तेलंगाना जब तक नहीं बना था तब तक ये स्थिति 28 और 7 थे,
मतलब 28 राज्य और माफ़ कीजिएगा, हाँ 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद तेलंगाना बना तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 बन गए, तो राज्य हो गए 27, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक राज्य था वो टूट गया। और जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो हो गए 9, यानी कि 7 थे और 2 और ऐड हो गए। अब ये संख्या थी 27 और 9। उसमें से 28 8 कैसे हो गए कि वो तो देखो वैसे ही रहे, लेकिन यहाँ दादरा दीव और जो है नगर हवेली इनको मिला के, दादरा और दमन दीव जो है और नगर हवेली इनको मिला के जो है एक कम कर दिया गया। तो ये संख्या जो हो गई दोस्तों वापस हो गई आपके जो है 28 और 8 पे, क्योंकि जो 29 थे राज्य उसमें से एक कम हो गया। क्यों कम कौन सा हुआ, जम्मू कश्मीर कम हो गया तो 28 हो गए थे, इधर 9 हो गए थे क्योंकि लद्दाख और कश्मीर 2 जुड़े थे, तो उसमें से एक कम हो गया क्योंकि वो दोनों जो है मिला के एक बना दिए। कौन से दोनों, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, इन दोनों मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश। तो वर्तमान में राज्य 28 है और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि दोस्तों 8 नवंबर 2019 को संजय गुप्ता किस कंपनी के भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त हुए थे? माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, शाओमी, गूगल। तो वो हुए थे दोस्तों गूगल के भारत में जो है कंट्री मैनेजर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि 13 नवंबर 2019 को कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनिलीवर के अध्यक्ष चुने गए? मिहिर शाह, अमरेश्वर प्रताप शाही, नील्स एंडरसन या फिर राजवीर सिंह। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी जो यूनिलीवर है उसके अध्यक्ष चुने गए दोस्तों नील्स एंडरसन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 5 नवंबर 2019 को किसे 29वां व्यास सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? नासिरा शर्मा, नसीरुद्दीन शाह, संजय करोल या फिर कमला वर्धन राव। तो किसे दोस्तों 29वां व्यास सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो वो है दोस्तों नासिरा शर्मा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस राज्य द्वारा दुष्कृत्य के दोषियों को 21 दिनों में सजा देने हेतु एक विधेयक लाया गया है? पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों वो जो राज्य हैं वो है आंध्र प्रदेश। इस विधेयक के कानून बनते ही आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य होगा जहां दुष्कृत्य के जुर्म में मृत्युदंड देने का कानूनी प्रावधान होगा। इससे पहले क्या है कि 21-22 साल की सजा की बात है, ज़्यादा बात उसमें नहीं होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि दोस्तों वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किस राज्य में पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सेज स्पेशल इकोनॉमिकल जोन बनाए जाने की अधिसूचना जारी की गई है? मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो सेज बनाने की जो अधिसूचना जारी की गई वो है दोस्तों त्रिपुरा के बारे में। 16 दिसंबर 2019 को जारी इस अधिसूचना के अनुसार दक्षिण त्रिपुरा जिले में स्थापित होने वाली सेज परियोजना पर 1550 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इससे कौशल आधारित 12,000 नौकरियों का अवसर पैदा होंगे। इस विशेष आर्थिक जोन में रबड़, कपड़ा, वस्त्र, बांस और कृषि आधारित उत्पादों से जुड़ी प्रसंस्करण इकाइयां लगाई जाएगी। वैसे इससे पहले भी जो है कई जगह सेज संबंधी जो कार्य होते हैं, वैसे अपना अलवर भी जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है। 2005 से प्रारंभ सेज द्वारा भारतीय निर्यात में 23% योगदान, मतलब एक ऐसा अब थोड़ा लंबा सा स्थान बना है बड़ा सा, जिसमें जो सारे अपने उद्योगों संबंधी काम हो, तो वो सेज स्पेशल इकोनॉमिकल जोन के, उससे सरकार को फायदा रहता है और जिनको रोजगार चाहिए उनको भी और जो व्यापारी हैं उनको भी। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली कब तक टोक्यो को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा महानगर बन जाएगा? 2025, 2028, 2021 या 2041 तक। तो दोस्तों 2028 यानी कि अगले 8 सालों के अंदर जो है दिल्ली टोक्यो को पीछे छोड़ के दुनिया का सबसे बड़ा महानगर बन जाएगा। और टोक्यो का वो तो आपको पता है, टोक्यो जापान में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नवंबर 2019 में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किसके द्वारा चलाई गई युवा पहल को लॉन्च किया? विश्व बैंक, सार्क, यूरोपियन यूनियन या फिर संयुक्त राष्ट्र संगठन। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय ने जो किसके द्वारा चलाई गई इस पहल को लॉन्च किया है दोस्तों? तो ये पहल जो है युवा पहल जो है वो संयुक्त राष्ट्र संगठन के यूनिसेफ जो उसका एक पार्ट है उसके द्वारा चलाई गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 1 से 10 नवंबर के बीच हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? प्रयागराज, जयपुर, लखनऊ, इंदौर। तो दोस्तों हुनर हाट का जो आयोजन है वो प्रयागराज में किया गया, और प्रयागराज का पुराना नाम तो आपको पता ही है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न जो है दोस्तों वो ये है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में किस निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे का नाम महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग से बदलकर बाला साहेब ठाकरे एक्सप्रेसवे कर दिया गया है? मुंबई नागपुर, मुंबई पुणे, नागपुर पुणे या फिर मुंबई दिल्ली। तो कौन सा वो एक्सप्रेसवे जिसका नाम बदलकर जो है बदल दिया गया? मुंबई नागपुर, मुंबई पुणे, नागपुर पुणे, मुंबई दिल्ली। तो दोस्तों मुंबई से नागपुर जो सुपर एक्सप्रेसवे बनाया गया है, उसका जो बनाया जा रहा है एक्चुअली, उसका नाम बदल के जो है बाला साहेब ठाकरे के बारे में रख दिया है। 10 जिलों से गुजरने वाले इस महामार्ग की जो लंबाई है वो 701 किलोमीटर। और वर्तमान जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, उनके पिताजी बाला साहेब ठाकरे, जिनको हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाता है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में प्राप्त हुए झारखंड विधानसभा चुनावों के परिणामों में किस पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिली है? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर आजसू पार्टी? तो दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा को सबसे अधिक सीटें मिली हैं। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा को 30 सीटें और 35% मत मिला। वहीं दूसरा सबसे बड़ा घटक दल भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी बनी है, जिनको 25 सीटें और 33.5% मत मिला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नवंबर 2019 में कितने देशों के 11,000 वैज्ञानिकों ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? 201, 193, 133 या 153? तो दोस्तों जो टोटल देश हैं वो हैं 153 देश हैं, उन्होंने उनके जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैश्विक स्तर पर अल्जाइमर की बढ़ती समस्या को देखते हुए हाल ही में किस देश द्वारा अल्जाइमर की दवाई का निर्माण किया गया? चीन, भारत, अमेरिका, फ्रांस? तो चीन द्वारा। तो चीन जैसे दवाई बनाता है, तो आप ये मत समझिए कि वो जो है चीन खाली रोग ही बनाता है कोरोना जैसा, वो दवाइयाँ भी बना देता है कभी कभी। और चीन की जो दवाई का जो वैज्ञानिक नाम है वो GV971, जिसको हम अल्जाइमर की दवाई बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई है? मिहिर शाह समिति, अमित शाह समिति, राजवीर सिंह ढिल्लों समिति, अमरेश्वर प्रताप शाही समिति? तो जो समिति है दोस्तों मिहिर शाह समिति उसका नाम है, जो राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने का काम करेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 कवि अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी को दिया गया। अक्कीतम किस भाषा के कवि हैं? तो दोस्तों ये कौन सी भाषा कवि हैं? तमिल, हिंदी, तेलुगु, मलयालम? तो अक्कीतम जो है दोस्तों वो मलयालम भाषा के कवि है। खंड काव्य, कथा काव्य, चरित्र काव्य जैसी प्रसिद्ध पुस्तकों के लेखक अक्कीतम अब तक 55 किताबें जो है वो लिख चुके हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है। इससे बड़ा साहित्य के संबंधित कोई पुरस्कार, जैसे भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ठीक वैसे जो है ये जो है सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है भारत का। तो 55 किताबों के लेखक है, ये जो नाम है इनका, जो मैंने अभी नाम बताया था अक्कीतम। और 1965 में प्रथम साहित्यिक पुरस्कार मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को दिया गया था, और ये भी जो है मलयालम के ही कवि हैं। भारत को कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में से किसी पर भी लिखता है, वह इस पात्र का जो है इस पुरस्कार का पात्र होता है, जिसे इस पुरस्कार के द्वारा 11 लाख रुपए की राशि प्रदान करके पुरस्कृत किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन विकास संघ यानी कि IODA की स्थापना के बाद नवंबर 2019 में जनरल वाइस प्रेसिडेंट के पद पर चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? डॉक्टर इंदिरा सिंह, डॉक्टर विनया शेट्टी, शालिनी पाठक या फिर नासिरा शर्मा? तो IODA की स्थापना के बाद जनरल वाइस प्रेसिडेंट चुने जाने वाली जो पहली भारतीय महिला है वो है डॉक्टर विनया शेट्टी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA के नए महानिदेशक के रूप में चयनित राफेल मोरियानो ग्रोसी किस देश के हैं? भारत, फ्रांस, अर्जेंटीना, पुर्तगाल? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के नए महानिदेशक जो हैं वो अर्जेंटीना से हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के जहाजरानी मंत्रालय द्वारा किस राज्य में लोकटक अंतर्देशीय जल मार्ग परियोजना के विकास को मंजूरी दी गई? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश? तो दोस्तों वो जो राज्य है वो है मणिपुर, जिसमें ये परमिशन दी गई है। यह परियोजना तैरते हुए द्वीपों वाली मणिपुर के पूर्वोत्तर क्षेत्र की सबसे बड़ी लोकटक झील जो है उस पर आधारित है। भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों की जो कुल लंबाई है वो 14,500 किलोमीटर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? शिवांगी, अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत या फिर मोहना सिंह? तो भारतीय नौसेना की जो पहली महिला पायलट है दोस्तों वो शिवांगी है। बिहार के मुजफ्फरपुर की निवासी सब लेफ्टिनेंट शिवांगी 2 दिसंबर 2019 को भारतीय नौसेना में प्रथम महिला पायलट के रूप में ये शामिल हुई थी। बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। इसी वर्ष 2019 में भावना कांत भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट बनी थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या फिर 13 दिसंबर? तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस जो है वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 2019 का जो दिव्यांगजन दिवस था दोस्तों, उसका जो थीम था यानी कि उसका जो विषय था वो था दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण तथा समावेश और समानता सुनिश्चित करना। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस दिवस का जो आयोजन है वो 1992 से किया जा रहा है। यह कानूनी प्रावधान है कि दिव्यांगजनों से भेदभाव करने पर 5 लाख रुपए तक जुर्माना और 2 साल की कैद अथवा दोनों हो सकते हैं। वर्तमान में दिव्यांगजनों हेतु 4% आरक्षण की व्यवस्था है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 10 नवंबर, 5 दिसंबर या फिर 15 जनवरी?
तो अंतर्राष्ट्रीय जो स्वयंसेवक दिवस है दोस्तों 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 2019 अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो विषय था यानी कि जो थीम था वो था वॉलंटियर फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर। तो वॉलंटियर मतलब सेवक और इंक्लूसिव फ्यूचर यानी कि अच्छे भावी भविष्य के लिए जो है वो वॉलंटियर वर्क करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अग्रलिखित में से सही सम्मिलित युग्म है राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश और सामने है राज्यपाल। गोवा के सत्यपाल मलिक, मिजोरम के PS श्रीधरन पिल्लई, लद्दाख के राधाकृष्ण माथुर और जम्मू कश्मीर के गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इसमें से कौन से सही है दोस्तों? तो मेरे हिसाब से सभी सही। जी हाँ बिल्कुल, तो ये सभी विकल्प सही है। थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए और इन सभी विकल्पों को अच्छे से देख लीजिए क्योंकि बड़े लेटेस्ट ये राज्यपाल वगैरह जो है नियुक्त किए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ की ओर से किस भारतीय अभिनेत्री को मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रियंका चोपड़ा, हेमा मालिनी, दीपिका पादुकोण या फिर अनुष्का शर्मा। तो प्रियंका चोपड़ा को जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सद्भावना पुरस्कार है ये, उसका नाम जो है पूरा डैनी काय सद्भावना पुरस्कार, जो कि अमेरिकी अभिनेता, नर्तक और गायक होने के साथ साथ यूनिसेफ के प्रथम सद्भावना राजदूत भी रहे थे। वर्तमान में अभी प्रियंका चोपड़ा भी उनकी एक सद्भावना राजदूत है। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड की तरफ आ चुके हैं। अगर आपको ये बिल्कुल यूज़फुल लगा है अपने एग्जाम्स के लिए और विशेषकर अभी आप जो एग्ज़ाम दोगे तो उसमें अगर पिछले 6 महीने का भी अगर करंट अफेयर आता है तो उसमें ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। और न केवल एक वेबसाइट से, न केवल एक मैगजीन से और न केवल किसी एक स्थान से, बल्कि मैंने बहुत अलग अलग जगह रिसर्च करके इस सारे करंट अफेयर को मैं लेके आया हूँ। अलग अलग न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, अलग अलग बुक्स से, तो उन सबको एकत्रित करके मैंने रखा है। तो शायद कोई एक आधा प्रश्न आपकी रिपीट भी हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और इसके लिए बड़ी मेहनत करके मैंने बनाया इस करंट अफेयर को और आगे भी करके बनाऊंगा क्योंकि मुझे लेटेस्ट तक करंट अफेयर बनाते जाना है। इस पूरे साल का करंट अफेयर अपने चैनल पे अवेलेबल कराना है, उसके लिए सारी मेहनत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस मेहनत को देख रहे हो, अपना समय दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, नमस्कार।